ओके ओके डियर स्टूडेंट, क्या मेरी आवाज आ रही है? जरा ग्रीन स्माइली सेंड करो अगर आवाज आ रही है तो। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास बेटा आई हैव स्टडीड, आई हैव टॉट यू अबाउट दी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई नो कि हम आप लोगों का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन यार हम लोग को ना एक अच्छे से पढ़ाना भी है। थोड़ा सा ऐसा नहीं कर रहा है कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि किसी भी कंपटीशन लेवल पर अगर आप जाएं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पिछली क्लास का एक जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग तरह से। हम लोगों ने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था अपना, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने फर्स्ट सबसे पहले पढ़ा था किसके बारे में? वी हैव स्टडीड अबाउट द नॉस्ट्रल्स के बारे में। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद नेसल चैम्बर्स, नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेसल चैम्बर के बाद हम लोगों ने मतलब पता है ना कि नेसल चैम्बर क्या होता है? नॉस्ट्रल का पता ही है सबको। नॉस्ट्रल्स होते हैं जिसमें नाक के जो सारे होते हैं उसको हम लोग नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नेसल चैम्बर क्या होते हैं बेटा? नेसल चैम्बर्स जो नाक के अंदर जाओगे जब आप, तो अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग नेसल चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज नेसल चैम्बर। ओके, एंड नेसल चैम्बर के बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेसल चैम्बर के बाद आता था हमारे पास कि हवा जो जाती थी वो कहाँ जाती थी? इट गोज टू दी लैरिंग्स में जाती थी, फेरिंग्स में, सॉरी फेरिंग्स में, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि कहाँ जाती थी? फेरिंग्स में, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद जो हवा जाती थी वो कहाँ जाती थी? इट गोज टू फेरिंग्स के बाद। फेरिंग्स क्या होता था? फेरिंग्स एक पाइप होता है जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर जाता था। मैंने बताया था कि फेरिंग्स से सपोज करो दिस इज द फेरिंग्स, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। वन इज दी विंड पाइप एंड अदर वन इज दी ट्रैकिया। ओके, तो ये विंड पाइप में और ईसोफेगस में, तो ये विंड पाइप में बदल जाएगा विंड पाइप। विंड पाइप को हम लोग दूसरा जो नाम होता है विंड पाइप का होता है ट्रैकिया, ठीक है, इट इज ट्रैकिया। ओके, तो विंड पाइप का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। और फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईसोफेगस और ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रैकिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट होता था जी ब्रोंकी, मतलब जो ट्रैकिया होता था, ट्रैकिया लेट्स सपोज करो दिस इज दी, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे रेस करके, ठीक है। किसको दिक्कत आ रही है जो रेड स्माइली सेंड कर रहा है? लिख के भेजो। तो सपोज करो ये हमारे पास ऐसे है, ठीक है, और ये चीज हमारे पास ऐसे है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रैकिया हो गया। ये ट्रैकिया जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, लंग्स में जाने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाता था, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे पास आते थे लंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आते थे? यहाँ पर हमारे पास होते थे लंग्स। ओके, दे आर द लंग्स, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते थे। ओके, और ये हमारा जो पाइप था ये तो ईसोफेगस था जो कि चला जाता है ईसोफेगस पीछे की तरफ को खाने में। तो दिस इज द ईसोफेगस, ईसोट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया से ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट हैं ये? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है इसको हम लोगों ने क्या बोला था? वी कॉल्ड इट ब्रोंकी, यानी कि ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, ब्रोंकी, ब्रोंकी, ठीक है। तो फेरिंग से विंड पाइप से विंड पाइप यानी ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दी ब्रोंकी, ब्रोंकी में डिवाइड कर जाएगा। और फिर ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे से अलग अलग तरह से यहाँ पे से होती है, ठीक है। तो ये ब्रोंकी जो है फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ओके, वी कॉल्ड इट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर तुम लोग को समझना है, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ा। फिर ब्रोंक्यूल्स जो है आगे
आगे यहाँ पर एल्वुलाई होती है छोटी छोटी, और एल्वुलाई से वो आपस में एक दूसरे को मतलब गैसियस एक्सचेंज इसमें होता है। ओके, दिस इज दी एल्वुलाई। तो ये हमारे पास एल्वुलाई है, एल्वियोलाई। ओके, तो एल्वुलाई सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, ओके। तो इस तरह से तुम लोग को समझना है कि ये हम लोगों ने पिछली बार ट्रैक पढ़ा था। उसके बाद लंग्स के बारे में पढ़ा था कि लंग्स जो होते हैं वो हमारे पास एक स्पेशल कवरिंग के अंदर जो होते हैं लंग्स, उसके अंदर एनक्लोज रहते हैं। ये जो लंग्स है ये स्पेशल कवरिंग के अंदर एनक्लोज रहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट प्ल्यूरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट प्ल्यूरा। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल्ड इट प्ल्यूरा। ठीक है, तो प्ल्यूरा मेम्ब्रेन होती है, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी कि लंग्स की जो ऊपर की लेयर होती है ये इसको करके रखती है। ठीक है, जिससे कि ज्यादा अगर हम लोग सांस ज्यादा लें तो हमारे जो है प्रॉब्लम ना होता है। ओके, और उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो लंग्स होते हैं वो एक लंग्स हमारा बड़ा होता है, और दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा जो लंग्स होता है वो हमारा कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो छोटा होता है। क्योंकि जो हार्ट की तरफ की जो साइड होती है वो साइड जो होती है उसकी तरफ थोड़ा लंग छोटा होता है। तो हमारा जो एक लंग होता है, जो राइट साइड का जो लंग होता है हमारा, जिस तरह हार्ट नहीं होता, वो 3 लोब्स होता है, मतलब उसके अंदर 3 लोब्स होती है। ठीक है, ये वाला जो हार्ट वाली साइड का जो लंग्स होता है दैट इज 3 लोब्स, और जिस तरफ हार्ट होता है लेट इट से इस तरफ हार्ट है, तो यहाँ पर ये हार्ट होगा, हार्ट की जगह आ जाती है तो थोड़ा सा दिस इज 2 लोब्स, ये 2 लोब्स होता है, और ये हमारा 3 लोब्स होता है, 3 लोब्स। ठीक है, ये 3 लूप्स होते हैं। ओके, इस तरह से इसमें तुम्हें समझना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये करना है। ओके, और उसके बाद आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पर चलते हैं। उसके बाद मैं रिब्स के बारे में बताया था, रिब्स के बारे में दोबारा बता दूंगा आगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, तो परेशान मत हो। आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि अपना आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि किस तरह से ब्रीथिंग काम करती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, हम लोग को कैसे कैसे कोई भी चीज़ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, और कैसे कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से लीव आउट करेगी, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई भी गैस हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाती है और कैसे नहीं जाती है उसको हम लोग को समझना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो गैस होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है हमारे, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है। मतलब इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। वन इज द इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑफ ऑक्सीजन, एंड और दूसरा स्टेप इसमें होता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन ऑफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 स्टेप्स होते हैं, ध्यान में रखना ये बात कि इसमें ये 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ब्रीथिंग में हमारे ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, उसके बाद आगे चलने के बाद हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो इनहेलेशन होता है इसको हम लोग, ठीक है, इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, इंस्पायरेशन, और जो एक्सहेलेशन होता है उसको हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेलेशन कैसे होता है, इनहेलेशन, इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन कैसे होता है, तो इनहेलेशन में सबसे पहले जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, जो रिब्स होता है ना, रिब्स, ये जो हमारी पास पसलियां हैं, ये जो हमारे पास केज है रिब्स का, ठीक है, ये जो हमारे पास रिब्स की जो केज होता है, इस केज के बीच में मैंने तुम्हें बताया था कि पिछली क्लास में कि इन केज के बीच में यहाँ पर एक स्पेशल मसल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। व्हाट वी कॉल्ड इट, वी कॉल्ड इट इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, हम लोग उसको इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स हम उसको बोलते हैं। तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, याद रखना,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंस्पायरेशन में और एक्सलेशन में, मतलब एक्सलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उसको हवा को बाहर निकालने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे करती है समझना है हमें। जो इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर करना। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये रिब्स को क्या करती हैं, पुल करती हैं बाहर, पुल द रिब आउटवर्ड। मतलब क्या करेंगी, इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, कॉस्टल मसल्स, मसल्स pulls the rib outward, pulls the rib outward, आउटवर्ड, ठीक है, पुल द रिब आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ इसको करती है। ठीक है, जब ये इसको रिब्स को बाहर की तरफ खींचेगी तो क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल, तो जो अंदर की हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी वो जगह होती है जहाँ पे ये हार्ट, लंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। तो जो हमारा थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी, कैविटी, ठीक है, तो जो थोरैसिक कैविटी है इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, इंक्रीज करेगा इसका वॉल्यूम। क्यों करेगा इंक्रीज बेटा, इसलिए करेगा इंक्रीज, ठीक है, क्यों करेगा इंक्रीज, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम विल इंक्रीज, बाय इंक्रीज, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल ने रिब्स को बाहर की तरफ खींच लिया। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि सपोज करो आपने कोई एक पिचकी हुई बॉटल ले रखी है और उसका आपने कैप लगा दिया ऊपर से, मतलब यू प्रेस अ बॉटल और आपने उसके बाद उस पर कैप लगा दिया, क्या आप उसको उसको उसका बिना बॉटल का कैप खोले क्या आप उसको एक्सपेंड कर पाओगे, उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ सकते हो, नहीं लेकर आ सकते। यू टेक अ कोल्ड ड्रिंक बोतल, खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, आपने उसको प्रेस किया और उसको कैप लगा दिया और फिर आपने क्या किया, उसको आप कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी वैसी पोजीशन में आ जाए, तो वो अपनी वैसी पोजीशन में नहीं आ पाएगी जैसे, जब तक कि आप उसका कैप ओपन ना करें। और कैप ओपन करने से क्या होगा, कैप ओपन करने से क्या होगा कि जो जो हवा जो होगी, मतलब बाहर की जो हवा होगी वो बॉटल के अंदर चली जाएगी और बॉटल एक्सपैंड कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही जब इंटरकॉस्टल मसल्स लंग्स को सॉरी इनको मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स लिप्स को बाहर की तरफ खींचती हैं, तो जो थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है, और जब इंक्रीज कर जाएगा तो अंदर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड, विल बी क्रिएटेड, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ओके, लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, इनसाइड, ठीक है, दी thoracic कैविटी, ओके, जो thoracic कैविटी है उसके अंदर क्या होगा, लो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, और जैसे ही लो प्रेशर बिल्डअप होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बिल्डअप होगा, तो तुम्हें पता है ना, हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से, प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ अपने आप चीजें मूव करती है। ठीक है, जैसे क्यों आती है, इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा अभी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें क्यों मूव करती हैं। ठीक है, प्रेशर, ओके, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें क्यों मूव करती है, वो इसलिए मूव करती है, आप देखो एक सिलेंडर लिया आपने, जो घर का जो सिलेंडर होता है हमारा, ये हमारा घर का सिलेंडर हो गया, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर ऐसे मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो हाई प्रेशर की तरफ होती है। ठीक है, तो जो गैस होती है वो इस सिलेंडर से बाहर की तरफ आती है ना, इट कम्स आउटवर्ड बिकॉज अंदर क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, और बाहर क्या है, हवा में, सराउंडिंग्स में लो प्रेशर है। जहां भी लो प्रेशर, हाई से लो की तरफ, कभी ऐसा होता है कि आपने नोजल खोला और सिलेंडर की जो हवा थी वो बाहर ना आके बल्कि अंदर की हवा, बल्कि बाहर की हवा उसके अंदर चली गई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे मूव करेंगे। तो जैसे ही अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर जो है वॉल्यूम बढ़ने से लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और बाहर की तरफ, बाहर जो हमारी हवा है, बाहर जो सराउंडिंग्स है वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन गैस जो है वो एंटर कर जाएगी, ऑक्सीजन गैस विल एंटर टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े से कैविटी का जो इस तरह से इनहेलेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे फिर से बताता हूँ, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये रिब्स को बाहर की तरफ खींचती है,
जब ये रिब्स को बाहर की तरफ खींचेंगे तो थोरासिक कैविटी यानी कि जो कैविटी है ऊपर की कैविटी को हम लोग थोरासिक कैविटी बोलते हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब बेटा उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि वहां पर ना लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम मैं बोल रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड इनसाइड द थोरासिक कैविटी। व्हाई? बिकॉज बाहर जो है वो हाई प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है? जब वॉल्यूम बढ़ता है और जगह कम होती है, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि अभी एक कमरे में 4 लोग हैं और मैं उस कमरे का बड़ा करके मैं ठीक है 4 लोग अभी एक बेड, सपोज करो एक बेड पर 4 लोग सो रहे हैं, ठीक है, और अभी मैं 10 बेड और डाल दूं रूम के अंदर तब भी 4 लोग सोएंगे, तो मतलब गलत हो जाएगा ना ये तो फिर बाहर से लोग अपने आप बेड पर सोने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सीन है कि अगर अंदर जो है जगह ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से अंदर अगर जगह ज्यादा हो रही है, लंग्स के अंदर अगर ज्यादा जगह हो रही है, ठीक है, और बाहर जो है हवा ज्यादा है हमारे पास, अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो अपने आप बाहर की हवा अंदर चली जाएगी। ठीक है, वरना इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें अपने आप मूव करती हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलेशन की बात करते हैं। एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे एक्सेलेशन होता है? ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये जो रिब्स को ना फिर से अंदर की तरफ खींचती है। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है हमारी, ये जो मसल्स होती हैं ये रिब्स को अंदर की तरफ खींचती है। इसके बीच में जो यहाँ पर एक मसल्स होगी, ये रिब्स को अंदर की तरफ खींचती है, जिससे क्या होगा कि अंदर ना हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड, हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड, विल बी क्रिएटेड। ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, बिल्कुल ये कंडीशन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक बॉटल ले ली खाली, उसको कैप लगा दिया आपने, अब आप उसको प्रेस करना चाह रहे हैं, तो क्या वो प्रेस होगी? नहीं, आपको बॉटल खोलनी पड़ेगी। जब आप उसको दबाएंगे तो उसकी हवा जो होगी वो बाहर निकलेगी, उसकी हवा जो होगी वो बाहर निकलेगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसको दिक्कत आ रही है बेटा टेक्स्ट कर दो फटाफट से, ऐसे रेड वाली स्माइली से तो कुछ नहीं होता, टेक्स्ट कर दो बस कि ये सर प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड। जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी वो रिब्स को अंदर की तरफ खींचेंगी, अंदर की तरफ उसको दबाएंगी। तो जैसे आप सांस लेते हैं ना, तो इंटरकॉस्टल मसल जो पसलियां होती हैं आपकी वो अंदर और बाहर होती है, जिससे जो है लंग्स में जो थोरैसिक कैविटी होती है, जब वो रिब्स लंग्स को बाहर की अंदर की तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ उसको करेगी, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी जैसे सपोज करो कोई बॉटल भरी हुई है पानी से, किसी आप उसको दबा रहे हो, तो दबाने के बाद क्या होगा, अंदर हाई प्रेशर हो जाएगा, तभी तो वो बाहर की तरफ पानी निकलेगा, पानी निकलेगा बॉटल से बाहर की तरफ आएगा। जैसे आपने कोई बॉटल पानी से भर ली और उसको दबा रहे हो, तो क्या होगा, जैसे आप उसको दबाओगे तो क्या होगा, जो रिब्स होंगी, मतलब सॉरी जो पानी होगा बॉटल से वो बाहर आएगा। तो इन द सिमिलर वे जैसे ही इंटरकॉस्टल रिब्स को दबाती है तो अंदर जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है थोरैसिक कैविटी में, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने ये पिस्टन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको दबा रहा हूँ, ये पिस्टन है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर गैस है, ठीक है, यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है, और मैं इसको दबाता हूँ तो अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो ये गैस ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ये गैस कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, साइड पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो इसी तरह से अगर मैं इसको, इसी गैस के सिलेंडर को अगर मैं इसका पिस्टन ऊपर लेके जाता हूँ, इफ आई टेक द पिस्टन अपवर्ड, तो अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड, प्रेशर विल बी क्रिएटेड। ओके, तो लो प्रेशर हमारा क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मसला क्या है। इट इज सिंपली हम बोलेंगे कि हाई प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है जहां पे, ठीक है, जहां पर लंग्स, इसी तरह से लंग्स के अंदर भी यही मसला है कि लंग्स क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो अंदर जो है थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो बाहर हमारे जो लंग्स में से जो ऑक्सीजन होगी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो बाहर आएगी। अब कैसे आएगी, हम लोग उसको ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलो मैं हम लोग इसको लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्सेलेशन कैसे होता है,
तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सलेशन, ड्यूरिंग एक्सलेशन the intercostal muscle, the intercostal muscle muscles pulls the rib, pulls the rib inward, अंदर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा? टेक्स्ट करके लिखो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? टेक्स्ट टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट। जिसने रेड स्माइली भेजी वो प्लीज टेक्स्ट लिखे, तभी तो मेरी समझ में आएगा बेटा। क्या दिक्कत आ रही है बोलो? ड्यूरिंग एक्सलेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स पुल द रिब इनवर्ड, अंदर की तरफ खींचेंगे। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, क्या राइटिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases and pressure increases। ठीक है, as a result the volume of thoracic cavity decreases and pressure increases। प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा? ठीक है, तो जब ये प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर एरिया से हम लोग जानते हैं, as we know that we know as we know as we know that we know that that the air moves from high pressure pressure to low pressure, as you know the high air moves, so the air from thoracic cavity moves outside the respiratory tract। ठीक है, so the air from thoracic cavity, ठीक है, thoracic cavity यानी lungs, ठीक है, मूव करेगी टू आउटसाइड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंड दिस इज कॉल्ड एक्सलेशन, इसको हम लोग एक्सलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी कोई डाउट है इसमें? किसी कोई डाउट है इसमें? नहीं, किसी कोई डाउट? ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में सिर्फ आपको इनहेलेशन और एक्सलेशन के बारे में लिखना है। ओके, उसके बाद हम रेट ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग में तुम्हें याद रखना है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो अपने आप होता है। ब्रीथिंग कैसा है? एक प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज एन इनवॉलेंट। अब तुम ये कहोगे सर मैं तो रोक सकता हूँ इसको, मैं तो अपनी ब्रीथिंग रोक सकता हूँ। बेटा तुम ब्रीथिंग नहीं, तुम सांस लेना और वो बंद कर सकते हो एक बार को, लेकिन तुम एक्चुअल में ब्रीथिंग नहीं रोक सकते। अगर रोकोगे तो फिर ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो अपने आप होता है, जो हमारे बस में नहीं होता। ये रेड स्माइली कौन भेज रहा है? आई एम सेइंग प्लीज राइट द टेक्स्ट एंड ही इज नॉट राइटिंग द टेक्स्ट। हु इज दैट पर्सन? प्लीज मुझे बेटा बताओगे तभी तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ऐसे तुम रेड भेज दोगे तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ना कि तुम्हें कौन सा पोस्ट समझ में आ रहा है। टेक्स्ट आई एम, मैंने चैटिंग पोर्शन ही ऑन कर रखा है बेटा।
जो भी बेटा है, कोई कोई प्रॉब्लम अगर तुम्हें नहीं बताना तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ब्रीथिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है बेटा, ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है, एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली होता है। इनवॉलंटरी प्रोसेस कौन सा होता है, ऑकर्स ऑटोमेटिकली, ऑकर्स ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, ठीक है, ऑकर्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली जो अपने आप हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपने आप होता है, एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है और जो कि अपने आप होता है, ठीक है। लेकिन ब्रीथिंग का जो रेट है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। क्यों करता है ब्रेन कंट्रोल, कभी हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जैसे सपोज करो तुम भाग रहे हो और तुम भाग रहे हो, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है ना, और जब एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चाहिए भाई। अगर आप रन कर रहे हो, इफ यू आर वॉकिंग, वो सॉरी, इफ यू आर रनिंग, तो रनिंग करते वक्त आपकी बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है, क्योंकि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। जब आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो एनर्जी आएगी कहाँ से, एनर्जी आएगी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ग्लूकोज जब ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस वाटर देगा और प्लस एनर्जी देगा, ठीक है। ये सारे, तो ये सारा प्रोसेस जो ब्रीथिंग का प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन होगा इस वाले प्रोसेस में, तो ये इसका जो रेट है, यानी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी हमारे, अगर हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी तो जल्दी जल्दी जानी चाहिए ना बॉडी के अंदर, अदरवाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। तो इसका जो रेट है वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग में का रेट जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। नॉर्मल कंडीशन में, अगर नॉर्मल कंडीशन में आप बैठे हो तो 15 टू 18 टाइम्स हम लोग पर मिनट, ठीक है, पर मिनट रेस्पायर करते हैं। 15 से 18 बार हम रेस्पायर करते हैं। और ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज, अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग 20 टू 25, 20 से 25 पर मिनट हम लोग रेस्पायर करते हैं, ओके। ईच ब्रीथ जो होता है हमारा, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक ब्रेथ में हम लोग 500 ml ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, 500 ml ऑफ एयर को इनहेल करते हैं हम लोग, 500 ml एयर को इनहेल करते हैं हर एक ब्रेथ में, ठीक है, हम सांस लेंगे। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है वो 15 टाइम्स होता है एक मिनट में, 15 टू 18 टाइम्स होता है एक मिनट में। तो यानी कि एक मिनट में लगभग हमने 90 लीटर्स, ठीक है, 90 लीटर्स हम लोग, मतलब 30, सॉरी, इसका 500 है ना, तो लगभग हम लोग एक मिनट में कितना करेंगे, 15 लीटर से, यानी 7.5 लीटर से 9 लीटर तक हम लोग एक मिनट में रेस्पायर कर लेंगे, ठीक है, उतना उतना हम लोग हवा लेना है। 9 लीटर ऑफ एयर हम लोग लगभग 9 टू कितना, यानी हम लोग बोलेंगे 7.5 लीटर से 9 लीटर तक हम एक मिनट में, पर मिनट में हम लोग उतना क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंटली जो समझना है, ठीक है, वही समझना है। और लगभग 24 घंटे में, 24 आवर्स में लगभग, क्योंकि ब्रीथिंग रेट जो होता है, जब हम सोते हैं तो थोड़ा रेट स्लो हो जाता है, ब्रीथिंग रेट जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। 24 आवर्स में लगभग हम लोग 15,000 लीटर, बेटा 15,000 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो 15,000 लीटर ऑफ एयर, मेनली 15,000 लीटर ऑफ एयर को हम लोग इनहेल कर लेते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर्स जो होते हैं हमारे, वो किसी पर्सन में हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी फेलियर्स। जब एक मतलब वो क्या प्रॉब्लम होती है, जब कोई एक इंसान नॉर्मली ब्रीथ ना कर पा रहा हो, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन मास्क देना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट जो होता है उसको हम लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं। वेंटिलेटर पे रखने से क्या होता है कि हम लोग ना उसको ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, ठीक है। और फिर हमारी नाक के में जो है एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम लोग एक मिनट में लगभग 7.5 से 9 लीटर ऑफ
नॉर्मल ब्रीथिंग में 9 लीटर ऑफ एयर को हम लोग इनहेल करते हैं। लगभग 15,000 लीटर ऑफ एयर हम लोग इनहेल करते हैं बेटा 1 मिनट में, सॉरी एक 24 आवर्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा पास दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, उसको हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग को समझना है कि टिश्यू में एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास लंग्स होते हैं, और इन लंग्स में मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, ये जो हमारे पास ब्रोंकी है और ये हमारे पास लंग्स है, ओके। तो ये जो लंग्स होते हैं, ओके, इनके अंदर ऐसे बैलून लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एल्वियोलाई, जो मैंने पिछले क्लास में बनाया भी था। एक बार फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। ये हमारे पास ऐसे एल्वियोलाई होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, these are the balloon like structure that is present in a human beings, normal human beings में present होता है, ठीक है। इस तरह से एल्वियोलाई होती हैं। जो ये एल्वियोलाई होती है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये ओके, तो ये जो एल्वियोलाई होती है, इनका मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है। व्हाट डज दे डू, दे एक्चुअली हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है, ठीक है। अब कैसे करती है, ध्यान समझना है कि एल्वियोलाई का क्या फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैस। तो मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर 300 मिलियन, लगभग 300 मिलियन of alveoli is present in both lungs, is present in both lungs। कितनी alveoli present होती हैं, 300 millions of alveoli is present in both lungs। दोनों lungs में कितनी present होती है, 300 millions होती हैं, ठीक है। और alveoli जो करती है लगभग, ये जो मतलब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर से कितनी है, 300 मिलियन, सोचो 300 मिलियन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा 300 मिलियन। और तो और इसके साथ तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये जो लगभग कितना एरिया प्रोड्यूस करती है, 36 टू 72 स्क्वायर मीटर, लगभग एक फ्लैट के बराबर, ठीक है, लगभग एक फ्लैट के बराबर इतना एरिया ये क्रिएट करती है, ठीक है, समझ में आया। तो 36 टू 72 स्क्वायर मीटर का ये एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वो जो एरिया होता है किसके लिए होता है, मतलब एक सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो सके, यानी एक सरफेस प्रोवाइड कर दी। जैसे सपोज करो ये एक एल्वियोलाई का बैलून है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बैलून होंगे लंग्स के अंदर। तो क्या होगा कि इससे इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी, लंग्स पे ऑक्सीजन आएगी, तो ये बाहर जो उसके ब्लड होगा उसमें ये एंटर करा देगी, और अंदर से बाहर से जो CO2 होगा ब्लड को एल्वियोलाई में चला जाएगा। तो इसकी जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ऐसे बहुत सारी एल्वियोलाई होंगी, उनका टोटल एरिया जो मिलेगा वो कितना होगा, 72 स्क्वायर मीटर। दिस एरिया इज अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज इन द लंग्स के अंदर एक्सचेंज के लिए यूज होता है, ठीक है। और तो और तुम्हें ये भी याद रखना है कि एल्वियोलाई जो होती है वो हाईली वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, मतलब एक्सपेंड कर सकती है। वैस्कुलर होती है, वैस्क्यूलर इन नेचर, वैस्क्यूलर होती हैं इन नेचर, ठीक है। यानी कि ये क्या करती हैं, ये सिंपल बोलो तो ये एल्वियोलाई जो होती है वो वैस्कुलर होती है नेचर में, और ये ना एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है, एक्सपेंड कर सकती है, इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है वेयर द फ्रेश एयर कम्स टू एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ से फ्रेश एयर, यहाँ से जो लंग से ये एल्वियोलाई है, ये यहाँ से
ये इसके अंदर एंटर करेगी ऑक्सीजन गैस एंटर करेगी, और तो और वो डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की मदद से वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेगी। ओके, तो क्या करेगी वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेगी। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा होगा गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी अभी समझा रहा हूँ। देखो ये हमारे पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। और ये मैं एल्वुलाई बना रहा हूँ, बड़ी सी एल्वुलाई बना रहा हूँ, दिस इज दी एल्वुलाई, ठीक है। अभी एल्वुलाई में बता रहा हूँ, तुम लोग को समझना है ध्यान से। ओके, ये हमारे पास एक बड़ा सा बैलून था जो एल्वुलाई का है, और उसके चारों तरफ ना ब्लड वेसल्स है। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ ना ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, these are the blood vessels प्रेजेंट, ठीक है। इसके चारों तरफ ये ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ये खून, यहाँ पर इसके अंदर ब्लड सेल्स है, ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये ब्लड सेल्स है, कैपिलरीज जो होती है ना, मतलब जो एल्वुलाई होती है, दे आर डायरेक्ट इन द कांटेक्ट विद दी, ये बारीक बारीक कैपिलरीज के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करके आई लंग से ऑक्सीजन आई, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब जगह ऑक्सीजन है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो है हमारे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से और ब्लड में लो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ऑक्सीजन अपने आप डिफ्यूज कर जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू दी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में क्या कर जाएगी, डिफ्यूज कर जाएगी, और फिर ये ब्लड जो है वो कहाँ पर जाएगा, इट विल रीचेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में जाएगा ये। और ये ना जो हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल को रेड कलर का बनाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ना एक स्पेशल तरह का पिगमेंट है या स्पेशल तरह का सब्सटेंस है जिसके अंदर ना ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, यानी वन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, HbO2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो बताओ, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज एबल टू कैरी 4 ऑक्सीजन के एटम्स को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है ये, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और ये पहुंच जाएगा ब्लड में, कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड से कहाँ पहुंच जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू में पहुंच जाएगा। अब टिश्यू में क्या है, हमारे पास टिश्यू में ऑक्सीजन गया और ये यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा। ये सपोज करो कोई सेल है, हमारी बॉडी का कोई सेल है, दिस इज अ सेल, ये हमारी बॉडी का कोई सेल है, ओके। तो यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ओके। तो ये जब ग्लूकोज होगा हमारा, तो ये ग्लूकोज इस कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अपना काम करेगा, क्या करेगा, C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन की में टूट और ATP रिलीज हो जाएगी, प्लस H2O, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो ये जो H2O है हमारा, ओके, ठीक है, समझ में आया, एक मिनट, नेटवर्क इशू था शायद से। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी। अब ये जो CO2 बना है हमारा, ओके, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस से इस सेल से वापस से ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होगा और कहाँ जाएगा, वापस से लंग्स में जाएगा, इट विल रीच टू द लंग्स, ये वापस से लंग्स में जाएगा, ठीक है। और जब ये वापस से लंग्स में जाएगा, ठीक है, जब ये वापस से लंग्स में जाएगा तो यहाँ पर किसकी फॉर्म में जाएगा, फिर से वापस से किसकी फॉर्म में जाता है, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है,
वो कैरी करती है लंग्स को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरी टू द लंग्स, लंग्स में ले जाई जाती है यानी एल्वोलाई में विद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। और ये जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है ये किसकी फॉर्म में होता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है, एंड बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। दोबारा समझ लो, इसको समझ में नहीं आया कि देखो सबसे पहले ऑक्सीजन है, स्टेप वन ऑक्सीजन एंटर करी, ऑक्सीजन कहां पर एंटर करी, हमारे ब्लड में, सॉरी लंग्स से नॉस्ट्रल के थ्रू एल्वोलाई तक पहुंच गई, तो पता ही एल्वोलाई में क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही जाती है एल्वोलाई में, तो वहां पर ना बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पर, वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाएगी यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। और उसके चारों तरफ जो ब्लड है, उसके चारों तरफ जो ब्लड है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, तो अपने आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से ब्लड में से जो एल्वोलाई में से जो ऑक्सीजन थी इट विल रीचेस टू द ब्लड, ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ब्लड में हमारे पास एक स्पेशल सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, एचबी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, ये हीमोग्लोबिन कैरी, इट इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ ऑक्सीजन, गुड सॉल्वेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये गुड सॉल्वेंट है ऑक्सीजन का। तो जो हीमोग्लोबिन है हमारी, ठीक है, वो, ठीक है, समझ में आया, तो वो घुल जाएगी एंड देन इट विल रीचेस टू दी ब्लड सेल, तो वो ब्लड सेल में चली जाएगी। अब ब्लड सेल में क्या होगा बताओ, अब ब्लड सेल में सिंपली क्या होगा कि ब्लड जो सेल है हमारे उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर जाएगी, ये जो ऑक्सीजन है ये एंटर कर जाएगी इसमें, ग्लूकोज में, मतलब जो सेल में चली जाएगी, जो ब्लड से आई थी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ये हमारे सेल में चली गई। सेल के अंदर क्या था, ग्लूकोज था, वो ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस हुई, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, ये सब सारे काम हुए, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से, वापस से सेल से किसमें चली गई, ब्लड में चली गई। अब ये वापस से ब्लड में किसकी फॉर्म में जाएगी, इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जाएगी या फिर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, यानी वापस से ये एल्वोलाई में जाएगा। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से ब्लड में मिक्स होगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और फिर ब्लड जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी उस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को वापस से एल्वोलाई में के पास लेके जाएगा। अब यहाँ पर लंग्स में जो है, यहाँ पर इसके चारों तरफ इस ब्लड के अंदर, इस ब्लड को अगर तुम देखोगे तो इस ब्लड में चारों तरफ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और हाई कॉन्सेंट्रेशन, इतना एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जिसके जितना इसके चारों तरफ। तो यहाँ पर जो ये वाली जो हमारे पास है ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं और ब्लड के चारों तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज विल रीचेस टू दी एल्वोलाई पोर्शन में चली जाएगी। और इस तरह से हम बोलेंगे कि हमारा जो है वो, क्या बोलेंगे उसको हम, कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ये हमारा जो है लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से एल्वोलाई से लंग्स से बाहर चली जाएगी, फिर ठीक है, मतलब पूरा फिर क्या होगा, जब ये इसमें चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वोलाई में आ जाएगी, तो फिर से इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे, जो रिब्स होगी उसको अंदर की तरफ दबाएंगे, और जब रिब्स को अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर चली जाएगी हमारी बॉडी से, ठीक है। अब ये बात इसको समझ में नहीं, जरा जल्दी से बताओ, इसको समझ में नहीं आई क्यों भाई, अगर समझ में आ गई तो ग्रीन स्माइली दो, नहीं समझ में आई, ओके दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। देखो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, सॉरी एल्वोलाई है, जो लंग्स के अंदर मैंने एक बलून बनाया था, ये बड़ा सा मैंने बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन आई लंग से, और यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड है, द ब्लड इज प्रेजेंट अराउंड इट, इसके चारों तरफ ब्लड प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ से ये इसमें चली जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के थ्रू इसके चारों तरफ, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड के कैपिलरी है जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो दिस इज ब्लड कैपिलरी, ब्लड
कैपिलरी है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज अपने आप बाहर की तरफ चली जाएगी, ये चीज अपने आप बाहर की तरफ चली जाएगी, तो क्या होगा बताओ जरा क्या होगा। तो यहाँ से जैसे ऑक्सीजन बाहर जाएगी तो यहाँ पर ब्लड के अंदर ये मिक्स हो जाएगी, जो ब्लड था यहाँ पे मैं रेड कलर का बना देता हूँ, ये अपने आप यहाँ से ब्लड जो है इसमें ये मिक्स हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के जो वो इसके अंदर इस ब्लड के जो सेल्स है उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। इस ब्लड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, एचबी प्रेजेंट है। तो जैसे इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ऑक्सीजन एच बी ओ बन के ये कहाँ चला जाएगा, into different cells of the body, cells of the body ये डिफरेंट सेल्स में चला जाएगा बॉडी के। अब सेल्स के जब डिफरेंट इसमें चला जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ, फिर सिंपली क्या होगा कि हमारे पास, हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हमारे पास HBO है, ये चला गया कहाँ पर, ये जो HBO बन के यहाँ से हो करके डिफरेंट सेल्स में चला गया, मतलब बॉडी के डिफरेंट सेल्स में चला गया खून ब्लड। अब वहां पर जाने के बाद ये HBO किसी एक सेल के कांटेक्ट में आ गया, जो कोई भी मसल का सेल हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है, उसमें गया, उसने अपनी ऑक्सीजन इसको दी, O2 दी इसको ऑक्सीजन, ठीक है। और जब ये इसको ऑक्सीजन देगा तो ये इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज होगा ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि C6H12O6 को ऑक्सीजन जो है वो जला कर, ऑक्सीजन की मदद में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी मिल जाएगी हमें। अब क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर वापस से, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में बनी है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के बाद, ये वापस से ब्लड में मिक्स हो जाती है, वापस से ब्लड में चली जाएगी। और ब्लड में किस फॉर्म में जाएगी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट डिसॉल्व फॉर्म में जाएगी, मतलब ऐसे नहीं जाएगी कि गैस की फॉर्म में जाएगी, डिसॉल्व फॉर्म में जाएगी, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगी, ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब क्या होगा, ठीक है, अब जब ये कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन जो है ये इसमें चले जाएंगे, ठीक है, तो वापस से ये ही ब्लड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वापस से इसमें आएगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर किस चीज की प्रेजेंस ज्यादा हो गई है, जब ये ब्लड ऐसा आया तो ब्लड ये हमारे पास डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके अंदर क्या चीज ज्यादा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड इट इज कार्बन ज्यादा है, इसमें CO2 है, हर जगह CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, इस वाले पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई है, और यहाँ वाले पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप इसमें चली जाएगी, एल्वेलाई में चली जाएगी, मतलब ब्लड से डिफ्यूजन के थ्रू किस में चली जाएगी, एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू वो कहाँ पे चली जाएगी, एल्वेलाई में चली जाएगी। और फिर ये एल्वेलाई से वापस से हमारे लंग्स के बाहर होते हैं, हमारे नॉस्ट्रल चैम्बर से बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से समझ में आया सबको, समझ में आया, क्लास कर रहे हो ना सब लोग, जरा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट बेटा पूछ लेता हूँ कौन कौन क्लास कर रहे हैं। इल्मा क्लास कर रही है, आशीष आर यू डूइंग द क्लास, आशीष क्लास कर रहे हो, अगर क्लास कर रहे हो तो ग्रीन स्माइली पास करो। स्नेहा आर यू डूइंग द क्लास, अलीना क्लास कर रही हो, ओके, हया क्लास कर रही हो, हया भी क्लास नहीं कर रही, अलमास, ओके, श्वेत, मोहम्मद अलीम खान, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम एक चीज पढ़ते हैं, एम्फीसीमा डिजीज, ठीक है। एम्फीसीमा, अच्छा हम लोग उसको लिख लेते हैं पहले एक बार फटाफट से, कि जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग लिख लेते हैं अभी क्या होता है उसमें। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ टिश्यू में, तो 300 मिलियन एल्वुलाई जो होती हैं वो लगभग, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, 300 मिलियन एल्वुलाई, मिलियन alveoli help help in increasing the surface area, in increasing the surface area, the surface area for the exchange of respiratory tract for the exchange of the respiratory tract up to 36 to 72 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इतना एरिया बढ़ाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, जो एल्वुलाई होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगा कि उसके अंदर जो है, जब एयर विद फ्रेश एयर कम्स इनटू एल्वुलाई, जब फ्रेश एयर आ जाती है, ठीक है, व्हेन फ्रेश एयर कम्स, ठीक है, कम्स टू एल्वुलाई, तो वहां पर क्या होगा, द ऑक्सीजन, एयर इज द एयर, ठीक है, द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से जो ऑक्सीजन होगी डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है, इज डिफ्यूज्ड, ठीक है, टू ब्लड ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन ब्लड में ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करेगी, ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, विद हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजन, ठीक है, इज मूव्ड, ठीक है, टू, ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रीचेज अप टू टिश्यू, ठीक है, मूव टू डिफरेंट टिश्यू में मूव करेगी, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू में। यहां तक लिख लिया सबने, लिखो जल्दी फटाफट यहां तक। उसके बाद, ठीक है, डिफ्यूज टू, नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे पास, ठीक है, नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी हमारी, मतलब डिफ्यूज टू द ब्लड, ठीक है, और वहां पर क्या होगा, जब वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू में पहुंच जाएगी, क्या करूं, बैठ जाऊं, तो लिखो फटाफट से, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब क्या होगा, जब वो डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगी, दिस ऑक्सीजन का क्या होगा, द ऑक्सीजन विल बी यूज्ड बाय द इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज,
glucose and carbon dioxide will be reduced. ठीक है, oxygen will be used by the tissue for the breakdown of ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज CO2 रिलीज्ड will mixed into the blood in the form of carbonic acid and bicarbonate ions की फॉर्म में इसको रिलीज कर देंगे। उसके बाद सिंपली क्या होगा, बस उसके बाद the CO2 release will be mixed into the blood and in the form of bicarbonate। ठीक है, उसके बाद this blood will reach to alveoli, ठीक है, and thus CO2 from blood will reach to the lungs, from where reach to कहाँ पे जाएगा बताओ। बेटा ऑक्सीजन अभी मैं करता हूँ यार। This blood will reach to the alveoli and thus the CO2 of the blood will reach to from the lungs when it will reach to the atmosphere में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कौन सा पॉइंट था। 8:06 तो बेटा ऑक्सीजन विल बी यूज्ड by the tissue for the breakdown of glucose। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड will mixed into the blood in the form of carbonic acid and bicarbonate ions। In the form of carbonic acid, carbon dioxide released is mixed into the blood ठीक है, in the form of carbonic acid and bicarbonate ions की फॉर्म में करेगा। ठीक है, समझ में आया सबको। ये बात समझ में आ गई सबको। जिसको समझ में नहीं आया रेड स्माइली सेंड करो, जिसको समझ में नहीं रेड स्माइली सेंड करो, और समझ में आ गई तो ग्रीन, मतलब आ गई समझ में ना। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें हमारे पास, जैसे द रेसिडुअल वॉल्यूम वगैरह रह गया, बाकी हो ही गया है। लास्ट पॉइंट बेटा देखो, जब दिस ब्लड विल मतलब जो ब्लड आएगा ना कहाँ से, एल्वेओलाई से, जो ब्लड मतलब जो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन से बाहर आएगी ना सेल से, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी और फिर वो ब्लड जो होगा, ठीक है, वो ब्लड जो कि कार्बोनेट किसकी फॉर्म में बन जाता है, कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर नहीं आएगी, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आएगी।
ठीक है, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 और बाइकार्बोनेट आयंस मतलब के HCO3-1 इसकी फॉर्म में आती है। कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में वापस आएगी, ब्लड में मिलेगी और ब्लड में से वो कहाँ जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, फिर वो ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स में जैसे जाएगा तो एल्वुलाई के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। दिस ब्लड विल रीच टू एल्वुलाई, कौन सा ब्लड, कार्बोनिक एसिड वाला ब्लड, ठीक है, या बाइकार्बोनेट वाला ब्लड या डीऑक्सीडेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं। एंड दस CO2 फ्रॉम ब्लड, जो ब्लड होगा CO2 से, ठीक है, ब्लड में से जो CO2 होगा वो रीच कर जाएगा लंग्स में, आ जाएगा जब लंग्स में जाएगा, ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर इट विल रीच टू एटमॉस्फेयर, तो फिर वो वहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। समझना ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कभी भूल जाओ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको बिल्कुल ध्यान रखना एकदम के, बिल्कुल एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, चलो।